देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात डिलीवरी पूरी हो चुकी थी। दुकान पर सामान से भरे लदालद ट्रक को हम खाली कर चुके थे और अब समय था वापस मध्य प्रदेश लौटने का। हमने काफ़ी दिनों के लंबे सफ़र को अंजाम दिया था, तो हमारे चेहरे पर थकान साफ साफ महसूस हो रही थी। हमारी ट्रक अच्छी खासी रफ्तार से यहाँ तक पहुँच तो गई थी, लेकिन अब वापस जाने में हमारी हालत पतली होने वाली थी। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। ठंड का समय था, तो मैं अपने खलासी के साथ ट्रक में बैठकर वापस मध्य प्रदेश के लिए निकला। उस शाम धीरे धीरे धुंध भी छाने लगी थी। ऊपर से अब कोहरा भी इतना भयानक रूप में छा गया था कि मेरी गाड़ी के अलावा मुझे कुछ और भी नजर ही नहीं आ रहा था, जिस वजह से ट्रक बहुत ही स्लो स्पीड में चल रही थी। बहुत धीमी रफ्तार में चलती हुई मेरी ट्रक के सामने अचानक ही कुछ दिखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई लाइट लेकर सामने की तरफ खड़ा है, जिस वजह से मुझे ट्रक की स्पीड को स्लो करना पड़ा। जब मैं साइड से ट्रक को निकालने लगा तो वो लाइट वाला आदमी उस सड़क के बीचों बीच खड़ा दिखाई देने लगा, जिस वजह से मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा आया और मैं ट्रक से नीचे उतर गया। लेकिन जैसे मैं अपने ट्रक से नीचे उतरा तो वो आदमी छू मंतर हो गया। मुझे लगा कि शायद मुझे सड़क के ऊपर छोटी छोटी लगी लाल कलर की लाइट नज़र आ रही होगी, और अब किसी तरह अपने कलेजे को ठंडक देकर मैं वापस से ट्रक में सवार हुआ तो ट्रक के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो चुका था। यह सब इस कोहरे का कमाल था। पूरी की पूरी सीट पानी में लगभग भीगने लगी थी। करीब 2 मिनट के अंदर ही ट्रक का इस तरह गीला हो जाना ये सब जाहिर कर रहा था कि सामने कितना भयानक कोहरा होगा। फिर इसी बीच मेरी ट्रक के ऊपर किसी चीज़ के उछल कूद होने लगे। यह सब इतना अजीब लग रहा था मानो सच में हम दोनों के अलावा छत के ऊपर नीचे कोई तीसरा भी है। उस कड़कड़ाती ठंड में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं अपने ट्रक से नीचे उतर सकूं, लेकिन मजबूरी होने की वजह से मुझे अपने ट्रक से नीचे उतरना ही पड़ा। जब मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि जहाँ मुझे ट्रक के ऊपर किसी के कूदने की आवाज़ आ रही थी, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। माल तो एकदम नॉर्मल बना हुआ था। और इसी बीच खलासी ने मुझे एक बार फिर आवाज़ देते हुए अंदर की तरफ बुलाया। इस जोरदार ठंड से मेरी नाक से पानी बहने लगा। मैं अपने हाथ और मुंह को पोंछता हुआ ट्रक में आ गया। तो फिर मैंने कहा, अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है जैसा कि मुझे सुनाई दे रहा था। और फिर हमने एक बार फिर अपनी ट्रक को स्टार्ट की और वहाँ से निकल पड़े। लेकिन आज कुछ अजीब सा हुआ। यह हमारी ज़िंदगी में पहली बार था जब मेरा किसी अजीब हरकत से सामना हो रहा था। खैर, अब हमने इसे नज़रअंदाज कर दिया और ट्रक को आगे की तरफ बढ़ाने लगे। सड़क के बगल में लगी स्ट्रीट लाइट की रोशनी से सड़क पर हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। खैर, अब धुंध भी लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे दिन का वक्त करीब आ रहा था, वैसे वैसे धुंध ने अपने जमावड़े को और गहरा बना दिया। रात के लगभग 1:30 बजने को आए थे। भूख के मारे हालत खराब हो रही थी और दूर दूर तक सड़क के किनारे ढाबा भी नजर नहीं आया जहां हम थोड़ा बहुत नाश्ता कर सकें। और इतने में ही जले पर नमक छिड़कने का काम हमारी ट्रक के इंजन ने किया। हमारी ट्रक का पुराना इंजन उस बढ़ती हुई ठंड में एकदम से जकड़ने लगा और फिर ट्रक जोर जोर से हिलकर एकदम से बंद हो गई। ट्रक को इस तरह बंद होता देख मुझे तो घबराहट होने लगी, क्योंकि यहाँ से रास्ता बहुत लंबा था और अगर इतनी रात को ट्रक खराब हो गई तो फिर हमारा क्या होगा। तभी मेरे खलासी ने कहा, और उस्ताद जी, लगता है ट्रक का इंजन बंद पड़ गया है, हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। मैं खलासी के साथ जब ट्रक का इंजन चेक करने के लिए नीचे उतरा तो मैंने देखा कि ट्रक के इंजन के अंदर से काला काला धुआं निकल रहा था। शायद कोई चीज़ जल चुकी थी। अंदर से एक वायर बुरी तरह से जल चुका था। शायद ठंड की वजह से ये सब हो रहा था, क्योंकि ट्रक के इंजन के अंदर फिर हल्का हल्का पानी जाने लगा। ट्रक के अंदर विद्यमान इस समस्या को दूर करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की, लेकिन हमारी सारी कोशिशें लगभग नाकामी रही। फिर थकार कर हम वापस से ट्रक में बैठ गए, क्योंकि उस जोरदार ठंड में अपने ट्रक से बाहर रुकना ज़्यादा देर तक हमारे लिए सही नहीं था, जिस वजह से हम वापस अपने ट्रक से सवार हुए और कुछ सोचने लगे। फिर गूगल मैप पे सर्च करने के बाद हमें पता चला कि तकरीबन 3 किलोमीटर आगे रामू नामक एक मैकेनिक की दुकान है, जहां से हम अपनी सहायता की पुकार कर सकते हैं।
फिर उसके बाद मैं और मेरा खलासी ट्रक से नीचे उतर गए और अपने शरीर पर काले कंबल ओढ़ते हुए उस घोर अंधेरे में उभरती हुई ठंड के माहौल में लगातार आगे बढ़ते रहे। इस जोरदार ठंड का आज कोई मुकाबला ही नहीं था। हमारा पूरा शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी आगे बढ़ते रहे। ट्रक को हमने लॉक कर दिया था और थोड़ी देर के बाद हम एक चमकती हुई रोशनी के पास पहुंचे तो हमें पता चला कि वहां पर एक पेट्रोल पंप बनाया गया है। पेट्रोल पंप की तरफ देखा तो वहां पर भी कोई नहीं था। गहरे सन्नाटे की मोटी चादर उसी तरह बिछी हुई थी। फिर थोड़ी देर तक मैं इन सब चीज़ों को घूरता रहा, लेकिन अब शरीर में कुछ अजीब सी बेचैनी होने लगी। शायद ठंड से अब मैं बीमार होने वाला था। थोड़ी देर और आगे चलने के बाद मुझे उस मैकेनिक की दुकान दिखने लगी। आज भी उस दुकान को जिंदा देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो तो टूटी फूटी दुकान थी। छोटी मोटी टूटी फूटी दुकान का वर्णन एक गूगल मैप पर होता देख मैं पूरी तरीके से हैरान था, क्योंकि इस छोटी सी दुकान को गूगल कैसे दिखा सकता है। खैर अब मैं थोड़ा सा और आगे गया तो अचानक ही मेरे खलासी के पाँव जमने लगे। दरअसल उसका कहना था कि उसे उस दुकान के अंदर कुछ अजीब सा दिख रहा है। जब मैंने उस टूटी फूटी दुकान के अंदर देखा तो मुझे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन फिर मैं उस दुकान के एकदम पास गया तो मैंने देखा कि एक मैकेनिक उसके अंदर काम कर रहा था, और ये देखकर मुझे काफ़ी हद तक आराम मिला। तभी जुबान में कहा, अरे भाई साहब, ज़रा हमारी ट्रक ख़राब हो गई है, तो क्या आप हमारी मदद कर पाएंगे? उसने अपनी मुंडी नीचे झुका के रखी थी, तो वो मेरी बातों को समझ ही नहीं पाया और मैंने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। तब जाकर उसके कानों में आवाज़ पड़ी। उसने पीछे मुड़ते हुए कहा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ और अगर मैं बाहर आया तो कुछ भी हो सकता है। मैंने भी उसे साफ शब्दों में बोल दिया, मैं हर अंजाम को भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरी ट्रक को सुधार दीजिए ताकि मैं सही समय पर वापस मध्य प्रदेश पहुँच जाऊँ। लंबी चौड़ी कद कांटे हाथ में बीड़ी सुलगाते हुए जब वो मैकेनिक अपने कमरे से बाहर निकला तो सच में मैं उसका शरीर देखकर थोड़ा सा बहुत चक्का रह गया। दिखने में हट्टा कट्टा और अजीब तरह से चलने वाला ये भद्दा सा मैकेनिक मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था, मगर इस समय मुझे सिर्फ अपने ही काम से मतलब था। वो जैसे ही अपने गैरेज से बाहर निकला तो एक भारी आवाज़ में बोला, कहाँ है तुम्हारी ट्रक? तो मैंने अपने हाथ के इशारे से बताया, वो नेतवा घाट के पास हमारी ट्रक अपने आप ही बंद हो गई और अब उसे ठीक करना है। उस घाट का नाम सुनते ही उस आदमी ने अपने तेज तेज कदम उस सड़क पर पटकने शुरू कर दिए। वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि मुझे तो हल्का हल्का दौड़ना पड़ा। लंबे कद काठी वाला वो आदमी जैसे ही हमारी ट्रक के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि ट्रक की सारी विंडो खुली हुई थी, मानो किसी ने ट्रक के अंदर लूट मार की कोशिश की हो। जब मैंने ट्रक के अंदर देखा तो मैंने पाया कि एक काली काली सी चीज़ मुझे उसके अंदर दिख रही थी, लेकिन सिर्फ 2 ही मिनट में उस मैकेनिक ने मेरी ट्रक को ठीक कर डाला। लेकिन बाद में जो हुआ उसने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उस मैकेनिक का प्लास टायर के पास गिर गया और जब मैं उसे उठाने के लिए नीचे पलटा तो मेरी नज़र उसके पाँव पर पड़ी, जिसे देखकर मेरी तो हवा टाइट हो गई। कुछ देर पहले तक तो धुंध की वजह से मैं उसकी पूरी बॉडी को नहीं देख पाया, लेकिन अब की बार उसके पैर जमीन से 2 इंच हवा में उठे हुए थे और वो पीछे की तरफ घूमे हुए थे। तब तक मुझे अपने पूर्वजों की वो सब बातें याद आने लगी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरीके की चीज़ें देखने के बाद हमें एक पल भी उस जगह पर ठहरना नहीं चाहिए। अब तो यहाँ से भागने का मतलब भी अपनी मौत को दावत देने जैसा था। मैं उस आदमी को ये पता नहीं लगने देना चाहता था कि मैं उसकी हर असलियत को जान चुका हूँ। इससे पहले मैं अपनी ट्रक में बैठ पाता उसने मुझे आवाज़ देकर मेरी सांसें उखेड़ दी। उसने अजीब ढंग से कहा, इतनी भी जल्दी क्या है, ज़रा आओ इधर बैठकर बातें करते हैं। इस बार उसका हुलिया भी अब बदलने लगा। शायद वो भी जानता था कि मैं उसकी वास्तविकता को पहचान चुका हूँ। तभी उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, बल्कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी और मौत के बीच एक पहाड़ बनकर खड़ा हूँ। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारी ट्रक के अंदर किसी इंजन की खराबी है तो तुम गलत हो। ज़रा अपनी ट्रक के छत के ऊपर देखो। और जब मैंने ट्रक की छत पर देखा तो एक औरत अपने शरीर को उल्टा करके ट्रक के ऊपर सोई हुई थी। ये वास्तव में असलियत थी और मेरा खलासी अब तक वहाँ से गायब था। मैं उसे इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। तभी मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, अरे यार, कहाँ गए तुम? और इतने में ही मुझे एक दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी, मैं यहाँ पर हूँ, मेरी मदद करो। और फिर जब मैं भागता हुआ झाड़ियों के पीछे पहुँचा तो मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई।
मेरे खलासी की हालत अब पतली पड़ चुकी थी। उसका पूरा शरीर ठंड के मारे सिकुड़ता जा रहा था। उसके एक एक हिस्से से खून निकल रहा था, जो सबसे भयानक दृश्य था। इससे पहले मैं कुछ कर पाता, वो उस लंबी चौड़ी झाड़ी से नीचे गिर गया और उल्टा गिरने की वजह से उसकी गर्दन टूट गई और वहीं पर उसकी मौत हो गई। खलासी की मौत का जश्न मेरी ट्रक के अंदर दिखाई देने लगा, जब उस औरत की एक जोरदार हंसी ने एक बार फिर मुझे बुरी तरह कपकपा दिया। तो वो मैकेनिक फिर से मेरे करीब पहुंच गया। उसने मेरी मदद की और उसने मुझे उस छोटे से जंगल में एक रास्ता दिखाया। तो मैं उसी से भागने लगा और भागते भागते पता नहीं मैं कहाँ पर पहुंच गया। फिर इस सफ़ेद कोहरे के बीच अचानक मेरी आंख एक बुढ़ी अम्मा पर टिक गई, जो जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी। उस बूढ़ी अम्मा को देखते ही मेरे दिल में भय का संचार होने लगा। तो मैं वहीं सागवान के एक पेड़ के पीछे छुप गया और काफ़ी देर तक उसे ही देखता रहा। बाद में जो मैंने देखा, सच में वो इतना भयानक था कि मैं आज भी उसे अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दरअसल ये बूढ़ी अम्मा मेरे खलासी की बॉडी को काट काट कर एक बड़े से बर्तन में डाल रही थी और फिर खलासी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े उसने गर्म हुए तेल में डाल दिए। मुझे इतना तो ज्ञात हो चुका था कि यहाँ पर रुकना मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जिस वजह से मैं एक बार फिर भागने लगा और फिर भागते भागते उस जगह को पार करके आगे पहुँच गया जहाँ पर रसगुल्लों की एक फैक्ट्री बनी हुई थी। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ कुछ कर्मचारी लोग काम कर रहे थे। तभी मैं जल्दी से उसके पास पहुँचा और उनके साथ पूरी घटना शेयर की। और तब जाकर उन्होंने बताया कि सालों पहले एक ट्रक ड्राइवर ने उस औरत को बुरी तरह कुचल दिया था, जिसके बाद उसकी आत्मा इस नेशनल हाईवे पर 27 किलोमीटर तक भटकती है। और जिस मैकेनिक ने तुम्हारी सहायता की, वो भी उसी औरत के हाथों मारा गया, लेकिन अपने बेवकूफ़ी से उसने एक सीख ली और वो भूत बनकर भी लोगों की मदद करता है। दोस्तों, इस घटना के बाद खलासी की काफ़ी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं मिला। वहाँ के इलाके में रहने वाले लोगों ने मुझे बताया कि मेरा खलासी भूतों का शिकार हो चुका है। और इस तरह मेरी ज़िंदगी का एक दौर ख़त्म हुआ, जो मेरे लिए सबसे दर्दनाक और भयानक दौर था, जिसे मैं आज भी अपनी ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं पाया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।